एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, हमें उसमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि ये चीज़ ये होने वाली है बट एक्चुअल में कुछ और ही होती है। तो ऐसा ही हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड एक टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। CSIR नेट हो या गेट एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और उसमें हमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। देखो, केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं, दो तीन तरह के ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, एक तो होता है ज्योमेट्री एंड शेप फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ रहा है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली चीज तो कंफ्यूजन यही होता है कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। कहीं पर क्वेश्चन में पूछा गया है ज्योमेट्री, बता देते हैं हम शेप, पूछा है शेप, बता देते हैं ज्योमेट्री। तो उसमें एक सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही होता है। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले ध्यान रखना, ज्योमेट्री का मतलब होता है जब हमारे लोन पेयर्स इंक्लूडेड होते हैं। जब हमारे लोन पेयर्स इंक्लूड करते हैं तब जाकर हमारी ज्योमेट्री आती है। और शेप आती है हमारी विदाउट लोन पेयर, जब हमारे लोन पेयर्स ना हो, विदाउट लोन पेयर जब हम निकालते हैं शेप, स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की, वो उसकी शेप होती है। ठीक है, तो दोनों में ही ध्यान रखना है, जब लोन पेयर इंक्लूड करते हैं तो ज्योमेट्री आती है, लोन पेयर नहीं करते तो शेप आती है। तो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप निकालनी अगर हमें है तो उससे पहले तो उसका हमें क्या पता होना चाहिए, स्टेरिक नंबर या फिर स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ये दो चीज हमें पता होनी चाहिए, दो चीज या फिर एक ही चीज, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन नंबर दोनों सेम ही चीज हैं, बस इनमें डिफरेंस इतना है कि जो हमारे S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जितने भी, उनके लिए स्टेरिक नंबर हो या हाइब्रिडाइजेशन नंबर हो, एक ही बात होती है। लेकिन जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली होता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर। वहां पर हम स्टेरिक नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेरिक नंबर निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहां पर हम लोन पेयर्स को, बॉन्ड पेयर को हम क्या कह सकते हैं, जितने भी हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, जितने भी हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में और जितने उसमें लोन पेयर्स होते हैं, उन सबको हमें काउंट करना होता है, तब जाकर हमारा स्टेरिक नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जैसे अमोनिया है NH3, 3 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के साथ हैं, 2 इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें तो क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे प्लस लोन पेयर्स कितने हैं, 1, तो ये कितना आ गया, 4, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो आ गया sp3। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये वाला जो NH3 ग्रुप है, अमोनिया है, उसका ये वाला स्टेरिक नंबर आने की वजह से 4, ये sp3 यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बन जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स की, अब क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर इंक्लूड हुए हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे 3D 4D 5D सीरीज, यानी कि स्कैंडियम जिंक वगैरह जो होते हैं, निकल, वहां पर लोन पेयर्स नहीं होते। तो जब लोन पेयर्स नहीं होते तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर हमें निकालना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं ये वाला मेथड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी हमारा एक सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, प्लस जो उसमें मोनोवैलेंट एटम अटैच होगा, यानी जिसकी वैलेंसी 1 हो, मोनोवैलेंट एटम जो अटैच होगा वो। ठीक है, या फिर उसमें अगर अनायन हुआ, मान लो कोई ऐसा है जैसे कि BF4 माइनस है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है यानी अनायन है, तो उसको तो हमें ऐड करना होगा, प्लस अनायन, और माइनस अगर कोई यहाँ पर प्लस हो जाए तो फिर उसको हमें माइनस करना होगा, ऑपोजिट चीज होती है।
अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना होगा। इन सब को करके फिर 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से आ जाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर हम ऐसे फाइंड करते हैं, और एसओपी के लिए आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, उसमें सेम, दोनों चीजें सेम होती हैं। तो इस तरीके से करना इजी हो जाता है, डायरेक्टली करो, लोन पेयर देखो, जितने सिग्मा बोन है वो देखो। अच्छा, अब एक चीज ये हो सकती है कि कोई हमारा मान लो ClO4 माइनस, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है ClO4 माइनस। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमें स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, Cl है हमारा, इसके साथ जो ये ऑक्सीजन अटैच हैं, 4 ऑक्सीजन, अब ये सिंगल बॉन्ड से तो अटैच नहीं होंगे, ये तो हमारे डबल बॉन्ड से अटैच होंगे ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये तो हमारे 2 बॉन्ड से अटैच होंगे ना, डबल बॉन्ड। तो अगर आप ये काउंट कर रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड मत समझना, अगर आप सोच रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड हमारे सिंगल बॉन्ड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो उसमें भी हमारा एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई होता है डबल बॉन्ड में भी। तो यानी यहाँ पर हम एक सिग्मा को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, तो अगर डबल बॉन्ड से भी अटैच है तो उसको भी हम क्या काउंट करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड मानेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब सिग्मा बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड ही होगा, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा एक पाई होता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास आता है 4, यानी कि यहाँ पे सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, प्लस क्या लोन पेयर है कोई, अभी तो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसके जो जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स थे सब यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाते हैं, लोन पेयर नहीं है, तो यानी 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये करते हैं। तो मेन चीज, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछी जाए, कोई स्ट्रक्चर शेप पूछी जाए, तो हमें सबसे पहला काम तो करना है उसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ओके। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री तो आपकी इस हाइब्रिडाइजेशन से आ जाएगी, जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उससे ज्योमेट्री आ जाएगी, लेकिन शेप निकालने के लिए आपको उसमें से लोन पेयर्स को हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप ये सोच रहे होगे कि कंफ्यूजन तो कहीं आया ही नहीं है, अभी तक तो ये सिर्फ बेसिक चीजें हो रही हैं, ये तो हमें पता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। हमें ये भी पता था स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें ये भी पता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है किसका, ये सारी चीजें आपको पता है, ये चीजें बेसिक हैं। तो फिर कंफ्यूजन की क्या बात है यहाँ पर, तो कंफ्यूजन अभी आएगा, देखना, देखो, जो हमारी ज्योमेट्री निकालनी होती है तो उसके लिए स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना पहले जरूरी होता है, उसी से हमारी आगे ज्योमेट्री निकलती है और फिर उसी से हमारी शेप निकलती है, ठीक है। स्टेरिक नंबर में अगर आपका स्टेरिक नंबर 7 आता है तो उसकी बात हो रही है कि क्या 7 स्टेरिक नंबर में क्या ज्योमेट्री होगी। अब इसमें ज्योमेट्री तो पेंटागनल बाइपिरामिडल होती है, पेंटागनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। बट अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो शेप क्या होगी, पेंटागनल बाइपिरामिडल के केस में शेप क्या होगी ये हमें बताना है। अब किसी भी मॉलिक्यूल में मैं आपको दे देती हूँ, चलो 3 मॉलिक्यूल मैं आपको अभी लिखकर दे देती हूँ, उनको आपको बताना है कि उनमें शेप क्या बनेगी, ये दिया हुआ है, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि जो इसकी शेप है वो पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी, सिंपल ऑक्टाहेड्रल कह लो या परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कह लो, या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह लो। इन तीनों में से क्या होने वाली है इसकी शेप, ये कैसे पता चलेगा। देखो, बहुत कंफ्यूजन की बात होती है, इनमें होता कुछ है और करते कुछ और है। तो पहले तो आप ये देखो कि एक ClF4 नहीं है, ClF6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, BrF6 माइनस एंड ClF6 माइनस HCF6, ठीक है।
ये तीनों ही इस तरह के हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है कि इनकी जो शेप है वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो इनका स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। देखो स्टेरिक नंबर क्या होगा, ज़ेनॉन है 8 + 6 डिवाइड बाय 2 7 आएगा। सिमिलरली इसका भी 7। तो आप अगर इनके स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हो तो इसका भी 7 है, इसका भी 7, इसका भी 7। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो पेंटागनल बाइपिरामिडल है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पर मेन बात आती है कि इसकी शेप क्या होगी। शेप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करके देख लेते हैं। ये सब ऐसे अरेंज कर दो तो ये चीज आप देख रहे हो और एक लोन पेयर और रह जाएगा यहाँ पर। लेकिन लोन पेयर को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं, अगर शेप निकालते हैं तो लोन पेयर को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते। तो फिर इस वाली लोन पेयर को अगर हटा दें तो फिर ये कैसी शेप बन रही है। देखो ये चीज तो प्लेन में है, ये चीज तो एक प्लेन में है और बाकी एक फ्लोरिन ऊपर की साइड है और एक फ्लोरिन नीचे की साइड है। तो ये जो बन रही है हमारी एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप बन रही है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जरूरी नहीं है बन रही हो, लेकिन देखने से तो लग रहा है। अभी देखते हैं आगे की है या नहीं है। इसी तरीके से CnF6, अगर आप इसको भी इसी तरीके से अरेंज करोगे तो ये भी ऑक्टाहेड्रल बनेगी, इसको अगर अरेंज करोगे ये भी ऑक्टाहेड्रल बनेगी। होनी क्या चाहिए थी आपकी, पेंटागनल बाइपिरामिडल। पेंटागनल बाइपिरामिडल अगर आपको बनानी थी फिर तो ये ऐसे होनी चाहिए थी। वन टू थ्री फोर 5 एंड एक ये वाला 6 और एक लोन पेयर इस पे इधर। ठीक है, फिर तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है आपकी, अगर आप इसको पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप के अकॉर्डिंग, इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अरेंज करते। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो ये है इसकी पेंटागनल बाइपिरामिडल, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन इसकी जो शेप होती है ना वो ये वाली शेप नहीं होती। आप इसको इस तरीके से अरेंज नहीं करते हो, आप इसको इस तरीके से अरेंज करते हो। तो यहां से आपकी जो शेप आती है इसकी वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल आती है। सिमिलरली इसमें करोगे तो भी परफेक्ट, इसमें करोगे तो भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहां पर जो ये XeF6 है ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, ये होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये सेम हो गया, जबकि अरेंजमेंट तो सेम है दोनों का, फिर ये कैसे हो गया अलग। तो देखो यहाँ पर जो आती है ना इन तीनों के लिए एक रूल लगता है, इन तीनों का एक रूल होता है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जब होते हैं ना, कंडीशंस, उनके लिए एक रूल लगता है। देखो सबसे पहली बात तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कि स्टेरिक नंबर जो है वो 7 है। ठीक है, दूसरी चीज उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है। अच्छा 7 और मोर देन 7 भी हो सकता है, और मोर देन 7 भी हो सकता है स्टेरिक नंबर, और सिमिलरली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए या फिर 6 से ज्यादा भी हो सकता है, 6 और मोर देन 6। ठीक है, तीसरी चीज जब आपका सेंट्रल एटम, जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसका लार्ज साइज हो, सेंट्रल एटम का लार्ज साइज हो, एंड फोर्थ थिंग जब सराउंडिंग एटम का साइज भी ज्यादा हो। सराउंडिंग एटम का भी लार्ज साइज हो। आप बस किसी भी मॉलिक्यूल में ये 4 चीजें देखो, अगर किसी का स्टेरिक नंबर 7 या 7 से ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 6 से ज्यादा है, सेंट्रल एटम लार्ज साइज का है, सराउंडिंग एटम भी लार्ज साइज का है, तब उस केस में हमारा जो शेप आती है, इस केस में जो ये चारों केस हैं इसमें जो शेप आती है ना वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल आती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है OH। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल किसी भी मॉलिक्यूल की शेप आने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो ये 4 कंडीशन होनी चाहिए।
लेकिन अब यहाँ पर देखो, आपने ये जो तीनों किए हैं, क्या इनमें सब में ये कंडीशन फॉलो हो रही है? देखो, स्टेरिक नंबर तो सब में 7 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर सब में 6 आ रहा है, दो चीज तो ठीक है। ये सेंट्रल एटम लार्ज साइज का होना चाहिए। सेंट्रल एटम ये क्लोरीन, Br, जिनोन लार्ज साइज का है, क्योंकि ये नीचे वाले ग्रुप में नीचे की साइड है ना, ग्रुप में थोड़ा सा नीचे की साइड जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो ये साइज में ज्यादा है, ये वाली बात भी ठीक है। सराउंडिंग एटम का लार्ज साइज हो, यहाँ पर सराउंडिंग एटम सब में फ्लोरीन है, और फ्लोरीन हमें पता है लार्ज साइज का तो नहीं होता, वो स्मॉल होता है साइज में, तो यानी ये वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही। तो फिर ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो नहीं होने चाहिए थे। फिर तो ये तो चलो सही है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बता दिया हमने, तो ये वाली बात तो सही हो गई। फिर ये वाले परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्यों हुए? ये वाले परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्यों हुए? ये एक्सेप्शनल केस क्यों आया है यहाँ पर? तो इसी के लिए एक इसकी फिफ्थ कंडीशन भी लिखो। यहाँ पर एक फिफ्थ कंडीशन भी होती है, इफ बोथ सेंट्रल एंड surrounding atom, if both central and surrounding atoms are of same group, then octahedral। अगर हमारे दोनों ही सेंट्रल हो या सराउंडिंग एटम हो, दोनों ही सेम ग्रुप के हों, और फिर उनके साइज वाली कंडीशन को नहीं देखोगे आप कि लार्ज साइज है सराउंडिंग एटम का या फिर स्मॉल साइज है, फिर वो साइज नहीं देखना है हमें ये देखना है कि अगर ये स्मॉल साइज का भी है बट इसका जो सेंट्रल एटम है वो भी सेम इसी ग्रुप का है, तब वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी शेप। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है फिर तो ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन कोई एक कंडीशन भी अगर फॉलो नहीं कर रही है तो फिर इस वाली कंडीशन को देखना है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले केस में देखो, यहाँ पर जो ये सराउंडिंग एटम है और सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट ग्रुप के हो गए ना, तो इसलिए ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं हुई, इसलिए ये वाली जो चेंज हुई है ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हुई है। ठीक है, तो ये वाले कंफ्यूजन वाली तीनों चीजें थी। इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इनकी क्या शेप होगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लो, ये मान लो है। ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करो पहले। तो ये वाला हमारा ऑक्सीजन ग्रुप का है, यानी इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, प्लस 6 मोनोवैलेंट एटम 6 अटैच है, प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 6 6 12, 14 बाय 2 इज इक्वल टू 7। तो इसका भी स्टेरिक नंबर आया है 7, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, सेंट्रल एटम लार्ज साइज का है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इस तरीके से होता है ना, तो नीचे की साइड लार्ज साइज है। क्लोरीन को देखो तो FCl, ये फ्लोरीन से तो ज्यादा ही साइज है, इसका भी ज्यादा साइज होता है, तो दोनों का ही हमारे सेंट्रल एटम और सराउंडिंग दोनों का ही लार्ज साइज है, तो ये चारों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। दैट मीन्स ये जो चीज है वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इसकी जो शेप हो गई वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी, कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो SF6, इसको देखो, यहाँ पर भी सल्फर है हमारा सेम इसी वाले ग्रुप से, तो इसका भी स्टेरिक नंबर सेम वही आने वाला है। नहीं, एक मिनट, सल्फर है, इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 मोनोवैलेंट, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 6 6 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर तो आपका स्टेरिक नंबर ही 6 आ गया, तो अब तो आपको इस कंडीशन को भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा यहाँ पर 6 स्टेरिक नंबर आ रहा है तो ये तो वैसे ही ऑक्टाहेड्रल होगा, इसकी तो शेप वैसे ही ऑक्टाहेड्रल होने वाली है, क्योंकि इसमें तो हमें ये वाली कंडीशन देखने की नीड है ही नहीं। ठीक है, ये तो सिर्फ उसके लिए थी जब स्टेरिक नंबर 7 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो है, लेकिन जो हमारा स्टेरिक नंबर है वो तो 6 आ रहा है, तो ये तो देखने की जरूरत ही नहीं, ये तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल पहले से ही हो गई। ठीक है, हमें देखने की जरूरत तब है जब हमारा स्टेरिक नंबर 7 हो। ओके, एक और देखते हैं एग्जांपल, XeO2F4। इस वाले केस में क्या होगा, देखो सेंट्रल एटम है जिनोन 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम जो अटैच होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए सिर्फ मोनोवैलेंट एटम को देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, ऑक्सीजन नहीं, तो इसलिए 8 + 4 डिवाइड बाय 2
ये आ जाएगा 6। तो यानी ये भी 6 आया, तो ये भी हमारी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप आई, राइट। ये होता है। अब एक चीज यहां पर अच्छा, एक चीज और यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती है इस वाले केस में कि ये जो क्लोरीन है और ये जो सेलेनियम है, ये दोनों तो डिफरेंट ग्रुप से है ना हमारे। अगर ये दोनों ही हमारे सेंटर और सराउंडिंग एटम सेम ग्रुप के होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन ये तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो फिर तो ये हमारे ऑक्टाहेड्रल कैसे हो जाएंगे? फिर तो ये डिस्टोर्टेड होना चाहिए था ना। लेकिन डिस्टोर्टेड क्या कहा था अभी कि ये वाली कंडीशन सबसे लास्ट में देखनी है, जब ये वाली कोई सी वायलेट हो रही हो। तो इन चारों कंडीशंस को देखो यहाँ पर फॉलो कर रही है या नहीं, बिल्कुल कर रही है। तो फिर इसलिए हमें फिफ्थ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर कोई किस ग्रुप का है, डिफरेंट ग्रुप का है, सेम ग्रुप का है, वो देखने की जरूरत कब है? जब हमारा इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो ना हो रही हो, मतलब दो तो होती है, इन दोनों में से कोई भी चीज ना हो रही हो, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो कंडीशन है ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल की ही है। ओके, तो इसमें जो ये XeF6 है, बस इसको ध्यान रखना कि ये डिफरेंट ग्रुप से हैं दोनों, क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल साइज का था, होना लार्ज साइज का चाहिए था, ये स्मॉल साइज का है और दोनों डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, राइट। तो ये वाली चीज मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, हमेशा से ही लगती थी कि ये शेप किस तरीके से, हम किसी को भी ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, किसी को भी हम डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका रूल होता है और ये रूल यही होते हैं। ये 5 लाइनें आपको याद रखनी है, इस तरीके से रूल फॉलो करना है और फिर आपको इसकी परफेक्ट शेप निकालनी है। ज्योमेट्री तो आ ही जाएगी, स्टेरिक नंबर अगर है तो 7 है या कुछ भी है तो उससे तो आप ज्योमेट्री तो इजीली फाइंड कर सकते हो। मेन बात आती है शेप की। तो अगर स्टेरिक नंबर 7 या 7 से ज्यादा है तो फिर शेप आपकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगी। ओके, so I hope you like this video. Thanks for watching and keep learning.